स्वागत है आपका सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल में। सो एवरीबॉडी, आज का जो एडिटोरियल डिस्कशंस है वह द हिंदू, पीआईबी और इकोनॉमिक्स टाइम्स से लिया गया है। इस एडिटोरियल का, करंट अफेयर का तभी आपको बेनिफिट हो पाएगा जब इसका छोटा सा शॉर्ट नोट्स बनाओ। मैं हर वीडियो में बात बोलता हूँ, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकल देखा है कि अगर आप नोट्स नहीं बनाते हो करंट अफेयर के, सिर्फ पढ़ के निकल जाते हो, तो वो 2 से 3-4 घंटे बाद वो स्किप हो जाता है हमारे माइंड से। फिर हमारे पढ़ने का कोई वहाँ पर वैल्यू होती नहीं है। तो जो भी आप कंटेंट को पढ़ो, ऐसा नहीं बस प्रीलिम्स के लेवल पर पढ़ना है, ठीक है, आपको मेंस के लेवल तक कंटेंट को लेकर जाना होता है। तो छोटा छोटा शॉर्ट नोट्स बनाकर चलो और एक अपनी डायरी बनाओ, ठीक है, वो एडिटोरियल डिस्कशंस के नाम से ही रखो। उसमें जो भी छोटे छोटे कंटेंट आते हैं ना, उन कंटेंट को बस लिख लो, क्योंकि वही कंटेंट आपको प्रीलिम्स में काम आने वाले हैं। और जो यहाँ समरी डिस्कशन होती है वो मेंस के लिए आपके काम कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का जो पहला टॉपिक है वह है भारत में अपना नाम बदलने का अधिकार का जो मामला सामने आया है। इसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट और दिल्ली का हाई कोर्ट के मामले बाहर आए हैं। सो इसको देख लेते हैं। किसी का नाम बदलने का जो अधिकार है, हाल ही में मामलों में कानूनी जांच का विषय रहा है। इलाहाबाद और दिल्ली के उच्च न्यायालयों ने फैसला दिया है कि यह अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का एक आंतरिक हिस्सा है। तो यहाँ से जो प्रीलिम्स का मुद्दा है वो आप याद रख लेना कि आर्टिकल 21 के तहत यह आंतरिक मुद्दा होता है नाम बदलने का, नाम रखने का, ठीक है ना। इलाहाबाद और दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले क्या हैं? सो इलाहाबाद और दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपना नाम बदलने के अधिकार को पहचान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दोनों अदालतों ने स्वीकार किया है कि यह अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षित है। याद रखिएगा, नाम रखने का, नाम बदलने का जो अधिकार है आर्टिकल 21 के तहत संरक्षित है। तो इसको भी आप नोट कर लेना। देखिए, मैं इन्हीं बातों को कहता हूँ कि छोटे छोटे जो पॉइंट होते हैं उसको नोट करने के लिए, ठीक है ना। दिल्ली उच्च न्यायालय का मामला सदानंद और अन्य बनाम सीबीएसई और अन्य क्या रहा है? सदानंद और अन्य बनाम सीबीएसई और अन्य मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2 भाइयों को जातिगत अत्याचार और सामाजिक कलंक के कारण अपना उपनाम बदलने की अनुमति दी थी, ठीक है। याचिकाकर्ताओं ने अपने मूल उपनाम मोची से जुड़े नुकसान को दूर करने की मांग की थी। अदालत ने निर्धारित किया कि किसी भी पहचान का अधिकार जीवन के अधिकार का एक आंतरिक घटक है, जैसा कि अनुच्छेद 21 में निहित है। तो मोची जो वर्ड होता है, जो सरनेम था, इस नेम को हटाने के लिए, क्योंकि एक प्रकार से समाज में कलंक का, मतलब कलंक नहीं, आप ये कह सकते हो कि छोटे तबके के लोगों के हिसाब से लोग देखते हैं कि मोची है, जूता सिलने वाला है, चप्पल सिलने का काम करता है ना। तो ये मामला है। तो ये जो मामला है, आप याद रखना कि दिल्ली उच्च न्यायालय का मामला सदानंद और अन्य बनाम सीबीएसई और अन्य, ये मामला था, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? सीबीएसई और शैक्षणिक प्रमाण पत्र विवाद। उपरोक्त मामलों में सीबीएसई ने तर्क दिया कि उपनाम बदलने के दुरुपयोग हो सकता है और बाद में जाति में परिवर्तन हो सकता है। हालांकि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि शैक्षिक प्रमाण पत्रों में नाम परिवर्तन को अभी पहचान संबंधी दस्तावेज में एक साथ शामिल किया जाना चाहिए। यह निरंतरता सुनिश्चित करता है कि भ्रम या पहचान दस्तावेजों के संभावित दुरुपयोग को रोकता है, ठीक है। तो ये दोनों मामला हमने देख लिया। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, देखिए यहाँ से आर्टिकल 21 है, मेन उस पर फोकस किया गया है। तो प्लीज़ आप इसको देख लेना, प्लीज़ इसको देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कमला सोहनी कौन थी, ठीक है। सो गूगल डूडल ने 18 जून को वैज्ञानिक कमला सोहनी को उनकी 112वीं जयंती पर सम्मानित किया है, ठीक है। सोहनी जो है वैज्ञानिक विषय में पीएचडी की डिग्री प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला थी। उन्होंने नीरा पर अपने काम के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार जीता है। यह ताड़ का रस है जो कि भारत में आदिवासी समुदायों के बच्चों को बीच कुपोषण से लड़ने के लिए दिया जाता था, ठीक है। तो आप इनको समझ सकते हैं कि मामला क्या है, ठीक है। इनका जो बैकग्राउंड है, काफ़ी एजुकेटेड फैमिली से रही हैं ये, ठीक है। सो कमला जो सोहनी हैं, उनका जन्म 18 जून 1911 को इंदौर के वर्तमान मध्य प्रदेश में हुआ था। उनके पिता नारायण राव भागवत और उनके भाई माधवराव भागवत दोनों रसायनज्ञ थे, ठीक है, जिन्होंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस से अध्ययन किया था, ठीक है। तो ये तो हो गया उनका बैकग्राउंड। तो अगर प्रीलिम्स में यहाँ से मामले आते हैं, ठीक है, तो इनकी 112वीं जयंती का मामला ये पूछ सकता है, ठीक है। 18 जून को
गूगल डूडल के रूप में इनको सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये है। ठीक है, और कैम्ब्रिज में सोहनी ने केवल 14 महीने में अपनी पीएचडी की डिग्री पूरी की है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। और उनकी थीसिस सिर्फ 40 पृष्ठों की थी। अपने समय के दौरान उन्होंने आलू पर काम किया और एंजाइम साइटोक्रोम सी की खोज की थी। ये आप याद रखना, साइटोक्रोम सी की खोज किया था। माइटोकॉन्ड्रिया में एक प्रकार का प्रोटीन जो सेलुलर श्वसन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 1939 में वह अपने देश की सेवा करने के लिए भारत वापस आ गई थी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट कंटेंट हो गया। ठीक है, इन्होंने लेडी हार्डिंग कॉलेज नई दिल्ली में जैव रसायन विभाग के प्रमुख के रूप में भी काम किया है। मुंबई में रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में शामिल होने से पहले उन्होंने पोषण अनुसंधान प्रयोगशाला कुन्नूर के सहायक निदेशक के रूप में भी कार्य किया है। यहाँ इन्होंने विभिन्न खाद्य पदार्थों में मौजूद पोषण तत्वों की पहचान करने के लिए उनका अध्ययन किया। तो आप समझ सकते हैं इनकी उपयोगिता समाज में भारत में क्या रहा है और शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने क्या काम किया है। 18 जून 1998 को इनका निधन हो गया। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इतना जो कंटेंट था हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट था, बाकी आप अपनी जानकारी के लिए देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है 18 जून विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस। क्या है सिकल सेल? ठीक है, सो विश्व सिकल सेल दिवस हर साल 19 जून को मनाया जाता है। ये डेट आप याद रख लेना। ठीक है, ये डेट आप याद रखना, 19 जून को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 22 दिसंबर 2008 को सिकल रोग को एक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में मान्यता प्रदान किया है। ठीक है, तो पहले हम सिकल जान लेते हैं क्या होता है, उसके बाद इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, सिकल रोग क्या होता है, इसको हम SCD भी कहते हैं, सिकल सेल डिजीज़। जो SCD है सबसे प्रचलित विरासत में मिला रक्त विकार होता है। या आनुवंशिक लाल रक्त कोशिका विकार है। सिकल सेल विकार वाले लोगों के पास पर्याप्त स्वस्थ लाल रंग की जो कोशिकाएं नहीं होती हैं जो पूरे शरीर में ऑक्सीजन को ले जाती हैं। यह भारत में कई आबादी समूहों के बीच व्यापक है। कई लागत प्रभावी हस्तक्षेपों ने भारत में SCD की रुग्णता और मृत्यु दर को कम किया है। हालांकि जनजातीय क्षेत्रों में SCD की देखभाल तक पहुंच सीमित है। SCD मुख्य रूप से झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, पूर्वी गुजरात, उत्तरी तमिलनाडु और केरल के नीलगिरी पहाड़ी में प्रचलित है। ठीक है, देखिए होता क्या है, जो नॉर्मल ब्लड के सेल होते हैं, लाल जो सेल होते हैं वह इस आकार के होते हैं। ठीक है, जो सिकल सेल है ना उसका आकार इस टाइप का होता है। ठीक है, इनका मेन काम क्या होता है, ब्लड में ऑक्सीजन को प्रवाहित करने का एक काम करते हैं, ले जाने का काम करते हैं। तो इस हिसाब का ये सेल होता है, इसको हम कहते हैं सिकल। ठीक है, इसको हम इसको हम सिकल कहते हैं। ये आप याद रखना, ये सेल गोल होने के बजाय। ठीक है, आई होप समझ गए। अब इसको देख लेते हैं इसकी पहचान क्या है। ठीक है, ये एक आनुवंशिक रोग है, तो पेपर में ये भी आ सकता है, तो बताना है कि एक आनुवंशिक रोग है। इसमें लाल रक्त कोशिकाएं गोलाकार के बजाय दंतारी सिकल, वही बताया ना मैंने, ये जो आकार है इस आकार का होता है। ठीक है, कि आकार की होती हैं। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है। ये क्या होता है, बार बार उसको ब्लड की जरूरत पड़ती है। ठीक है, बॉडी में इंजेक्ट करने की। ठीक है, इस रोग के जो लक्षण है क्या है, सांस लेने में तकलीफ होती है, कमज़ोर प्रतिरक्षण क्षमता होता है, बार बार संक्रमण होता है, शरीर का कम विकास होता है, देखने में कठिनाई होती है, हाथ व पैर में सूजन बना रहता है। तो आप समझ गए सिकल क्या हो गया। तो ये डेट याद रखना, 19 जून। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 18 जून आर्टिस्टिक गौरव दिवस। क्या है ऑटिस्टिक? आर्टिस्टिक गौरव दिवस जो है 18 जून को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों के बीच आर्टिज्म के बारे में जागरूकता पैदा करना। आर्टिज्म एक विकासात्मक विकार है जो कि व्यक्ति के बातचीत और संवाद करने की क्षमता को प्रभावित करता है। इस दिन को एक इंद्रधनुष अनंत प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है जो कि आर्टिज्म लोगों की अनंत संभावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने आंकड़ों के अनुसार 160 में से एक बच्चा आर्टिस्टिक होता है। ठीक है, इसमें होता क्या है, देखिए मेन इसका क्या होता है
अगर देखिए सीधा सीधा बात कहें ना, तो जो मस्तिष्क का विकास होता है ना, वो उम्र के साथ विकसित नहीं होता है और व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार और संपर्क को प्रभावित करता है। ठीक है, जब इसका डॉक्टर इलाज करने के लिए सोचते हैं तो बच्चे के शुरुआती दौर से लेकर के जब वो बच्चा डॉक्टर के पास गया होता है तब तक के उसके पूरे इन्वायरमेंट को देखा जाता है, समझा जाता है कि आखिर बच्चे को कहाँ से रुकावट आई, कहाँ पे दिक्कत, यानी कह सकते हैं कि उम्र के साथ मस्तिष्क का विकास न होना, उसमें विकार पैदा हो जाना, ठीक है, सामाजिक व्यवहार और संपर्क को प्रभावित कर देता है। तो इसी को कहते हैं आर्टिस्टिक। ठीक है, समझ गए। विश्व ऑटिस्टिक दिवस की बात करें तो विश्व जो ऑटिज्म दिवस है हर साल 2 अप्रैल को मनाया जाता है। ये डेट याद रखना, 2 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिन को 2007 में संयुक्त राष्ट्र महासभा यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली द्वारा नामित किया गया था कि संयुक्त राष्ट्र के 7 आधिकारिक स्वास्थ्य विशिष्ट दिनों में से एक हैं। ठीक है, ऑटिज्म के लिए भारत सरकार की पहल क्या है? सो भारत सरकार ऑटिज्म से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए हैं, जैसे में ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता एवं एकाधिक विकलांगता वाले व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय ट्रस्ट। ठीक है, समर्थन योजना, आवासीय सेवाओं प्रदान करना, ठीक है, घरौंदा दिव्यांग वयस्कों के लिए सामूहिक गृह और पुनर्वास गतिविधियाँ, निरामय स्वास्थ्य बीमा योजना, विकास डे केयर, यात्रा कराधान आदि रियायतें। ठीक है, ऑटिज्म क्या होता है? यह एक विकासात्मक विकार है। इसमें प्रभावित व्यक्ति सामाजिक संपर्क और संचार कठिनाइयों का सामना करता है। इसमें प्रतिबंधित और दोहरावदार व्यवहार एक प्रमुख विशेषता है। ऑटिज्म के लक्षण आमतौर पर बच्चे के पहले 3 वर्षों के दौरान पहचाने जाते हैं। ऑटिज्म के लक्षण धीरे धीरे विकसित होते हैं। यह विकास आनुवंशिक और पर्यावरणीय कारकों के संयोग से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये भी देखिए प्रीलिम्स में ये भी मैटर आ सकता है। ठीक है, तो इसको याद रखना। 2015 तक दुनिया भर में ऑटिज्म के लगभग 24.8 मिलियन लोग प्रभावित हैं। यह विकार महिलाओं की तुलना में पुरुषों में अधिक होता है। ठीक है, तो यहाँ से भी कंटेंट आ सकते हैं। ये प्रॉपर रिपोर्ट की बातें हैं, तो रिपोर्ट की बातें बिल्कुल एग्जैक्ट जो एग्जामिनर हैं बिल्कुल माइंड कर रहे होते हैं और एक एक लाइन को वहाँ पे बिल्कुल एक्यूरेट दे देते हैं। ठीक है, तो ऐसी बातों को प्लीज़ आप मिस नहीं करना। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है गीता प्रेस को 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये। सो धार्मिक ग्रंथों के प्रमुख प्रकाशन गीता प्रेस गोरखपुर को 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है। पुरस्कार अहिंसक और गांधीवादी तरीकों के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तनों में प्रकाश गृह के महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता देता है। गीता प्रेस के बारे में अगर बात करें तो गीता प्रेस हिंदू धार्मिक ग्रंथों की दुनिया का सबसे बड़ा प्रकाशक है। यह भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के गोरखपुर शहर में स्थित है। ठीक है, इस पे कई बार यूपी पीसीएस भी क्वेश्चन पूछ चुका है प्रीलिम्स पे। ठीक है, तो ये भी आप याद रखना। इसकी स्थापना 1923 में सनातन धर्म के सिद्धांतों को बढ़ावा देने के लिए दयाल गोयंका और घनश्याम दास जलान द्वारा किया गया था। याद रखना 1923 का डेट है। किनके द्वारा? दयाल गोयंका और घनश्याम दास जलान द्वारा। गांधी शांति पुरस्कार के बारे में बात करें तो अहिंसा के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवर्तनों में शामिल लोगों के लिए महात्मा गांधी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में 1995 में भारत सरकार द्वारा वार्षिक पुरस्कार की स्थापना की गई थी। तो याद रखना 1995 में इसका स्थापना किया गया था। पुरस्कार गांधी शांति पुरस्कार रुपए का पुरस्कार प्रदान करता है। ठीक है, एक प्रकाशित पत्र, एक पट्टिका और एक उत्कृष्ट पारंपरिक हथकरघा वस्तु के साथ 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार देता है। पुरस्कार व्यक्तियों, संघों, संस्थानों या संगठनों को प्रदान किया जाता है। तो इसका दायरा यहाँ तक होता है। इसको भी याद रखना कि व्यक्ति भी आते हैं, संघ भी आता है, संस्थान भी आते हैं, संगठन भी आते हैं। ठीक है, पात्रता पुरस्कार राष्ट्रीयता, पंथ, नस्ल या लिंग की पहचान किए बिना सभी व्यक्तियों, संगठनों के लिए खुला है। चयन सदस्य पुरस्कार के लिए चयन समिति का अध्ययन प्रधानमंत्री करते हैं और इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा के सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता, लोकसभा अध्यक्ष और सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक जैसे सदस्य शामिल होते हैं। पिछला पुरस्कार शेख मुजीबुर
रहमान और ओमान के दिवंगत सुल्तान कबूस विग सईद अल सैद को क्रमशः 2020 और 2019 के लिए गांधी शांति पुरस्कार दिया गया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखना, ठीक है। सिंथेटिक हाइड्रोकार्बन ईंधन क्या होता है, नेक्स्ट टॉपिक है। जर्मनी ने मौजूदा आंतरिक दहन वाहनों को पूरी तरह से चरणबद्ध रूप से समाप्त करने के बजाय कार्बन तटस्थ सिंथेटिक ईंधन में परिवर्तन करने का प्रस्ताव दिया है। भले ही इलेक्ट्रॉनिक वाहन हाइड्रोजन ईंधन कोशिकाओं का उपयोग करके शून्य उत्सर्जन होता है, लेकिन उनकी निर्माण प्रक्रिया का महत्वपूर्ण पर्यावरणीय प्रभाव पड़ता है। 2030 तक दुनिया के लगभग 90% वाहनों के आंतरिक दहन होने की उम्मीद है और उन्हें पूरी तरह से बदलना शून्य कार्बन समाधान नहीं होगा, ठीक है। सिंथेटिक हाइड्रोकार्बन ईंधन की बात करें, सिंथेटिक हाइड्रोकार्बन ईंधन एक प्रकार का ईंधन है जो कार्बन आधारित फीड स्टॉक्स का उपयोग करके रासायनिक प्रक्रियाओं के माध्यम से कृत्रिम रूप से बनाया जाता है। उत्पादन सिंथेटिक हाइड्रोकार्बन ईंधन हाइड्रोजन के साथ वातावरण से प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड के संयोजन से उत्पन्न होता है। कार्बन डाइऑक्साइड को आमतौर पर प्रत्यक्ष वायु कैप्चर या अन्य तरीकों से प्राप्त किया जाता है, जबकि पानी के इलेक्ट्रोलिसिस जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करके हाइड्रोजन उत्पन्न किया जा सकता है, ठीक है। लाभ सिंथेटिक्स ईंधन का उत्पादन कार्बन नकारात्मक हो सकता है यदि ईंधन में कार्बन उत्सर्जन उत्पादन प्रक्रिया के दौरान प्राप्त कार्बन से कम हो, ठीक है। तो पूरा मामला आप समझ गए कि क्या है, ठीक है। तो हमारे लिए सिंथेटिक हाइड्रोकार्बन ये जुड़ा है और जर्मनी से जुड़ा हुआ, तो इस चीज़ को आप याद रखना, ठीक है, कि कैसे इसको ईंधन के रूप में, ऊर्जा के रूप में यूज करने की पूरी प्लान बनाई जा रही है, ठीक है। राष्ट्रीय कार्य योजना संहिता 2023, ठीक है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वनों के वैज्ञानिक प्रबंधन और नए दृष्टिकोण विकसित करने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना कोड 2023 जारी किया है। वैज्ञानिक वन प्रबंधन क्या है? वैज्ञानिक वन प्रबंधन एक दृष्टिकोण है जिसमें वनों को स्थायी रूप से प्रबंधित करने के लिए वैज्ञानिक सिद्धांतों और तकनीकों का उपयोग शामिल है। यह वनों के दीर्घकालिक स्वास्थ्य और उत्पादकता को सुनिश्चित करने के लिए डेटा एकत्र करने, अनुसंधान करने और साक्ष्य आधारित प्रथाओं का उपयोग करने पर केंद्रित है, ठीक है। योजना कोड के बारे में अगर बात करें तो इसका जो उद्देश्य है, योजना का उद्देश्य वनों के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक लाभ प्रदान करना है, ठीक है। इसके मानक की बात करें तो भारतीय वन प्रबंधन मानक, जो कि कोड का एक हिस्सा है, प्रबंधन में जागरूकता लाने की कोशिश करते हुए हमारे देश में विविध वन परिस्थिति तंत्र को ध्यान में रखता है। कोड एकरूपता लाता है और विभिन्न वन प्रभागों और तंत्रों में कार्य योजना की तैयारी के लिए एक मार्गदर्शन सिद्धांत के रूप में कार्य करता है, ठीक है। तो आई होप कि पूरा मामला आप समझ गए कि क्या बातें हो रही हैं। पहली बार राज्यों के वन विभागों के लिए केंद्रित डेटाबेस, निरंतर डेटा संग्रह और अद्यतनीकरण निर्धारित किया गया है। यह राज्य के वन विभागों को कार्य योजना के नुस्खे के खिलाफ उनके प्रबंधन प्रथाओं को, प्रभावशीलता को मापने में सक्षम बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है माली। माली के सैन्य जुंटा ने एक बार नए मसौदे संविधान पर नया जनमत संग्रह कराया है। इसे 2024 में चुनाव कराने की दिशा में कदम के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तख्तापलट के नेता कर्नल असीमी गोइता ने दावा किया है कि प्रस्तावित संविधान एक संतुलन बनाए रखते हुए एक अधिक संगठित कार्यकारी शक्ति स्थापित करेगा, ठीक है, विधायी शक्तियों के साथ। तो पूरा मामला समझ गए कि वहाँ पे जो काफ़ी हलचल उठापटक मचा था, तो उसमें एक नया ये पंक्ति जोड़ी गई है। अगर हम माली की अवस्थिति देखें तो ये देखिए माली है, ठीक है। इसके अगर हम नॉर्थ ईस्ट में हल्का देखें तो अल्जीरिया है, ठीक है, ऊपर मोरक्को है, ठीक। यानी कह सकते हैं कि जो माली है वह एक प्रकार से लैंडलॉक कंट्री के फॉर्म में है, ठीक है। और इसके जो इर्द गिर्द की जो कंट्री हैं, प्लीज़ आप उसको भी माइंड करना, उसको भी ध्यान देना, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में अब यहाँ से तो मामला नहीं आएगा, ठीक है, कि क्या मामला है, क्या किया जा रहा है। यहाँ से ज़रूर क्वेश्चंस आ सकता है, ठीक है, कि माली के नॉर्थ में कौन सी कंट्री है, वेस्ट में कौन सी कंट्री है,
या साउथ में कौन सी कंट्री है, ईस्ट में कौन सी कंट्री है। ठीक है, तो इसको प्लीज़ आप माइंड करना, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको 1 से 2 बार देख लोगे तो बिल्कुल हैबिट में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक है मैक्सिको। मैक्सिको के प्रशांत तट पर लगभग 300 जंगली पक्षियों की सामूहिक मौत का श्रेय एल नीनो को दिया जा सकता है। ठीक है, जो एल नीनो है इसमें पानी का जो सतह हो गर्म हो जाता है, मछलियों को अधिक गहराई तक तैरने का कारण बनता है। भाई ऊपर का पानी जब गर्म हो जाता है तो मछलियाँ थोड़ा सा शीतलन पाने के लिए गहराई में जाती हैं। ठीक है, जो कि इनके मौत का कारण बनता है, जिससे समुद्री पक्षियों के लिए भोजन खोजना कठिन हो जाता है और पक्षियों की मृत्यु के लिए एक महत्वपूर्ण कारण हो सकता है। आप समझ गए, सतह का पानी गर्म हो गया, जो मछलियां हैं वह थोड़ा सा शीतलन पाने के लिए पानी के नीचे जाते हैं, ऊपर के जो पक्षी हैं उनको भोजन मछलियों से ही मिलता है, वो मछलियों को नहीं खा पाते हैं क्योंकि मछलियां अवेलेबल नहीं होती हैं, जो कि पक्षियों के मौत के कारण हो सकते हैं। कन्फर्मेशन नहीं है, एक प्रकार से अप्रॉक्सीमेट एक बातें कही गई हैं। ठीक है, तो ये हो सकता है, ऐसा कारण कहा गया है। पेरू और चिली में मृत समुद्री पक्षियों की इसी तरह की घटनाओं की सूचना मिली थी। ठीक है, तो आप ये भी समझ सकते हैं कि ये एल नीनो का कारण हो सकता है। ठीक है, अगर आप मैक्सिको उत्तरी अमेरिका के दक्षिणी भाग में स्थित एक देश है। ठीक है, यह उत्तर में संयुक्त राज्य अमेरिका से घिरा हुआ है। प्रशांत महासागर द्वारा दक्षिण और पश्चिम में ग्वाटेमाला, वेलीज और कैरिबियन सागर द्वारा दक्षिण पूर्व में और पूर्व में मैक्सिको की खाड़ी से। ठीक है, तो ये मैक्सिको है, जस्ट वेट, ये मैक्सिको है। ठीक है, आप इसके इर्द गिर्द का पूरा मामला देख लो कि ऊपर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। ठीक है, पैसिफिक ओशन इसके वेस्ट में है। ठीक है, गल्फ ऑफ मैक्सिको इसके वेस्ट में है। ओके, तो इस हिसाब से आप ये थोड़ा सा मैपिंग आप प्लीज़ जब देख लेंगे ना, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना। मैपिंग को 1-2 बार देख लो, आपके पास जो भी स्टडी रूम में मैप होगा वहाँ पे थोड़ा सा इसको चिन्हित कर लोगे तो 1-2 बार देखोगे ये हैबिट में आ जाएगा। उसके बाद फिर डाउट यहाँ से नहीं रहेगा। एग्जाम में देखिए यहाँ से ये मामला नहीं पूछेगा। ठीक है, मामला यहाँ से पूछेगा कि मैक्सिको है तो उसके वेस्ट में कौन सी कंट्री है। ठीक है, साउथ में कौन सी कंट्री है। ठीक है, नॉर्थ में कौन सी कंट्री है। तो इस हिसाब से थोड़ा सा मैपिंग पे भी काम करिए, जो कि हम छोटे छोटे सेगमेंट पे जो भी न्यूज़ आता है वो कराते रहते हैं। एवरीबॉडी, आज का सेगमेंट, आज का एनालिसिस शेड्यूल का कैसा लगा, क्या कमी हुई, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना। आपका जो कमेंट होता है हमें काफ़ी सुधार के लिए काफ़ी आवश्यक होता है। कैसा लगा ट्यूटोरियल, इसमें क्या क्या कमियाँ हैं, प्लीज़ आप बताना। आगे चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।